हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें जो चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से हम आगे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ये पुस्तक जो है वो आपके गुजरात बोर्ड की पुस्तक है। ये जो पुस्तक है वो आपके गुजरात बोर्ड की वेरीफाइड पुस्तक है। चलिए हम इसके चैप्टर के ऊपर हम अपनी एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कितने चैप्टर है। टोटल यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 9 चैप्टर है। पहला है दो महान राज्य, फिर पृथ्वी घूमती, इस प्रकार से ये सारे चैप्टर है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दो महान राज्य के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो हम शुरुआत करते हैं दो महान राज्य के बारे में। जो पहला राज्य है वो आपका है कनौज। कनौज जो है वो आपके प्राचीन उत्तर प्रदेश में एक राज्य हुआ करता था। उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें कितने शासक रूलर किंग्स हुए थे उनके बारे में यहाँ पे हम डिटेल प्राप्त करेंगे। तो सबसे जो महान राजा था उसका नाम था हर्षवर्धन, जिसने 606 से लगा के 647 ईस्वी संवत तक शासन किया। तो ये हर्षवर्धन का काल पीरियड है। अब हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में राज्यवर्धन नामक इनका भाई था। तो उसने थानेश्वर की राजगद्दी संभाली। थानेश्वर जो है वो पंजाब और हरियाणा में जगह है। उनकी जो राजगद्दी है उन्होंने संभाल रखी। घोड़ राजा शशांक, एक घोड़ जनजाति थी, उसका एक राजा था शशांक। तो उसने शशांक ने इनको धोखा दे दिया। किनको? राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का भाई था और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। तो ये राजा जब बना था थानेश्वर का, तो उस समय राजा घोड़ राजा था शशांक। तो उसने इसको धोखा दिया तो इनकी भी मृत्यु हो गई। अब यानी इनके पिता भी नहीं रहे तो इनका भाई भी नहीं रहा। अब देखते हैं इनकी बहन के साथ क्या हुआ। तो इनका बहन का नाम था राजेश्री। उसको मालवा के राजा देवगुप्त, ये मालवा का एक राजा था देवगुप्त, उसने इसको कैद कर लिया। यानी कि भाई को मार डाला, पिताजी पहले ही मर चुके थे, और इनकी बहन को भी उन्होंने कैद कर दिया। बहन को कैद करने वालों में मालवा के राजा देवगुप्त, बहन को कैद किया था मालवा के राजा देवगुप्त ने। ऐसे विपरीत संयोगों में, ये बहुत बड़ी एक विपरीत संयोगी था। यानी कि इतनी सारी, जब पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, बहन को अगवा कर लिया गया, तो ऐसी जो काल जो उनके ऊपर मंड रहा था, तो राज्य के महत्वपूर्ण लोग जो थे उस समय उनके दौरान जो वहाँ थानेश्वर में, तो उनकी सलाह थी कि भाई हर्षवर्धन को एक राजा बना दिया जाए। तो इनको राजगद्दी संभाल ली। फिर उन्होंने राजगद्दी भी संभाल ली। राज सत्ता प्राप्त करते ही, मतलब जैसे ही वो राजा बने, राज सत्ता प्राप्त हो गई उनको, तो उन्होंने अपनी बहन थी राजश्री, जिनको मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद करने कर लिया था, तो उसको कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अभी मैं मेरी बहन को अपने इस कैद से मुक्ति दिलाऊंगा। वनवासी स्त्रियों और मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की, वनवासी की जो स्त्रियां थी और एक मित्र था बौद्ध साधु दिवाकर, उनकी मदद से हर्षवर्धन को राज्यश्री की विघ्न विंध्य के जंगलों में सती होने से रोकने में सफलता मिली। विंध्य एक पहाड़ी है जो मध्य भारत में स्थित है। तो वहाँ के जंगलों में वो उसकी बहन जो है वो सती होने वाली थी। यानी कि सती क्या होता है कि अपने पति की मृत्यु के बाद में जो विधवा औरतें रहती है, तो वो भी अपना जो जीवन है वो आग में झोंक देती है, यानी कि आत्म बलिदान कर लेती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो एक्टिविटी होती है, उसको सती के नाम से जाना जाता है। तो उसकी बहन ये सती होने वाली थी। तो इन लोगों ने, वनवासी स्त्रियां है और एक मित्र था, मित्र साधु जो था बौद्ध धर्म का, तो दिवाकर नाम था उसका, तो उसने इसकी मदद से हर्षवर्धन ने राज्यश्री की इसको बचा लिया। इस समय कनौज जो यूपी में है का राज्य राजा बिना होका होने से हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। अब यहाँ कनौज में हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई राजा नहीं था, बिना राजा का एक राज्य था। तो इसको अपने वश में करने के लिए उसने कोशिश की। तो हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य का, अभी ये बहन का, यहाँ पे बहन का राज्य था ये कनौज,
तो उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। उसके बाद उसने मालवा के राजा देवगुप्त, जिसने उसकी बहन को कैद किया था, उसको भी हरा दिया था। घोड़ जो राजा था, जिसने उसके भाई के साथ धोखा किया था, तो घोड़ राजा संसर्ग पर भी आक्रमण की योजना के रूप में उसने कामरूप, जो अभी असम में स्थित है, के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। आसाम के जो राजा थे, तो इस हर्षवर्धन ने आसाम के राजा से संपर्क स्थापित किया और अच्छा एक मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली रिलेशन रखा, और उनसे दोस्ती करके अब ये इसको मजा चखाना चाहता था, मालवा के राजा देवगुप्त देवगुप्त को, क्योंकि इसने इसकी बहन राजेश्वरी को कैद किया था। इस वजह से अब इसको भी हराना था। उसने पहले ही बहुत सारे जो छोटे मोटे जो थे दुश्मन उसके, उसको हरा दिया था। अब इसको भी हराना था उसको। तो कामरूप का जो राजा था भास्कर वर्धन, उसके साथ में अपने कॉन्टेक्ट स्थापित किए, ऐसे संबंध महत्वपूर्ण संबंध रखे, और उसको भी अपने कॉन्टेक्ट क्षेत्र में लाया। बाद में क्या किया कि बाद में उसने विशाल सेना के साथ घोड़ राजा शशांक को परास्त कर दिया। जो घोड़ राजा था, उसको उसने हरा ही दिया और उसके राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। उसके जो राज्य था, उसका बहुत बड़ा भाग जो है मालवा प्लेट्यू, मालवा जो है वो एमपी में है, तो इस पर बहुत ज्यादा जो अधिकार उसने स्थापित कर लिया। आगे हम देखते हैं, मालवा और सौराष्ट्र पर भी विजय उन्होंने दर्ज कर ली। मालवा भी जीत लिया, एमपी सौराष्ट्र गुजरात की जगह है, उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया। जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में उन्हें सफलता नहीं मिली। ये था चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी द्वितीय। ये हम यहाँ पे नोट करेंगे कि ये द्वितीय थे, पुलकेशी प्रथम भी थे, प्रथम इनसे पहले आए थे, लेकिन उस समय इनका शासन नहीं था हर्षवर्धन का। लेकिन पुलकेशी जब द्वितीय राजा बने थे, तब इनकी टक्कर हुई थी हर्षवर्धन से, लेकिन हर्षवर्धन इसमें हार गए थे। फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में से उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। बहुत बड़ा राज्य इन्होंने, एक पंजाब और हरियाणा में जो छोटा थानेश्वर जो जगह थी, उसको बहुत बड़ा एक साम्राज्य बना दिया था। बहुत सारे जो छोटे मोटे प्रोविंस थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, विलेजेस थे, सिटीज दी थी, उनको मिला मिला के 7 वर्षों तक अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाया। इनकी हार हुई पुलकेशी द्वितीय के साथ, फिर भी उन्होंने निराशा नहीं आई उनके मन में। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हर्षवर्धन का शासन और उसका संचालन किस तरह से हुआ करता था। राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था उन्हें चाहिए थी, तो हर्षवर्धन स्वयं देख रेख करता था। वो उसके स्वयं के अंडर में रहते थे, यानी कि जो भी व्यवस्था लागू करनी थी, वो स्वयं यही करता था हर्षवर्धन। निरीक्षण इन्फेक्शन का जो काम है, वो करने के लिए वे स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करता था, लगातार यात्रा करता था। ये राज्य रेताबली यहाँ पे था, ये जगह पे, ये बी जगह, ये सी जगह, लेकिन सारे जो है ये जगह इसके कंट्रोल में थी। तो वो यात्रा करते हुए इन सभी जगहों को निरीक्षण करता था। अपनी दिनचर्या जो डेली रूटीन थी, उसको 3 भागों में उसने बांट दिया। पहला भाग जो था वो संचालन के लिए, कैसे चलाने के लिए, और शेष 2 भाग प्रजा कल्याण के लिए और धार्मिक काम के लिए। संचालन में ये न्याय प्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित रहता था। ये राजा जो है वो न्याय प्रिय था, हमेशा न्याय करता था। जो न्याय प्रिय राजा होता है, वो हम ये देख सकते हैं कि कंटिन्यू रहता है। जो जो न्याय बराबर नहीं करता है, तो वैसे उन लोग ऐसे राजा को प्रजा भी पसंद नहीं करती है, और परिणाम ये होता है कि उस राजा को हारना ही पड़ता है, और अपनी जगह और राजगद्दी से उसे हटना ही पड़ता है। तो ये जो है वो राजा जो था, वो न्यायप्रिय कर्तव्य पालन था। अपने जो भी कर्तव्य थे नियमित रूप से पालन करता था। सद्भाव कार्य करते समय वे भोजन करना भी भूल जाता था। अच्छे अच्छे काम, सद्भाव कार्य, ऐसे अनेक नेक काम वो करता था कि खाना खाना भी भूल जाता था वो। इतना न्यायप्रिय कर्तव्य पालन पराक्रमी राजा था हमारा हर्षवर्धन। आगे देखते हैं हम। इतना यहाँ पे जानिए कि राज्य का संचालन करने के लिए सम्राट हर्ष के मंत्रियों में सेनापति भी हुआ करते थे, प्रतिहार जिन्हें द्वारपाल कहते थे, संधि विग्रह विदेश मंत्री, जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्हें संधि विग्रह के नाम से जाना जाता था। राजदूत भी थे,
पर राज्य मंत्री भी थे, महादंड नायक थे, मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कहते थे, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था, अक्स पटलिक जिन्हें रजिस्ट्रेशन वाला कार्य करना होता था, यानी कि रजिस्ट्रेशन किसी का भी जैसे प्रजा होते थे उनका पंजीकरण करना होता था, पंजीकरण करना होता था, तो ये कार्य के लिए अलग अलग इनके पोस्ट हुआ करते थे अपने शासन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, संधि विग्रह का मतलब होता है संधि जो करते हैं समझौते वगैरह, तो विदेश मंत्री करते थे, दूसरे राज्य से संधि कौन करेगा, विदेश के जो मंत्री होते हैं वो करते हैं संधि। तो फॉरेन मिनिस्टर आज हम जो कहते हैं, तो वो संधि विग्रह विग्रह पहले कहा जाता था। राजदूत जो है एम्बेसडर वो भी हुआ करते थे, जो अदर स्टेट्स के मंत्री मंत्री होते थे। और यहाँ पे जुडिशियल के लिए मजिस्ट्रेट होता था, मजिस्ट्रेट। और ये जो है रजिस्ट्रार होता था, इसको हम रजिस्ट्रार बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी पोस्ट थी वहाँ पे। आगे देखते हैं हम। हर्षवर्धन ने राज्य में अनेक विश्राम गृह बने, बावड़ी, कुआं, तालाब, मठ, विहार बनाए। मठ जो है वो एक एक तरह का मंदिर हुआ करता है, बराबर। मंदिर, मस्जिद और मठ में क्या फर्क है ये आपको थोड़ा जानना है डिटेल में। जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। कोई भी जो है यहाँ पे अहिंसा का वो पुजारी था, अहिंसा का फॉलोवर था हर्षवर्धन। प्रतिवर्ष हर साल वह एक बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाता था। हर 5 वर्ष में जो प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है, वही इसकी शुरुआत इसने की थी, हर्षवर्धन ने। तो हर जो 5 साल पर प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद का और दान महोत्सव का आयोजन करता था, तो ये इसने शुरुआत की थी। जो आज हम बोलते हैं कुंभ का मेला लगता है, तो वो 5 सालों में एक बार लगता है। तो वो उसकी शुरुआत किसने की थी, हर्षवर्धन ने। इतना धर्म परायण, धर्म प्रिय व्यक्ति था। धर्म परिषद के दरमियान वह अपने भंडार और शरीर पर के आभूषणों के खाली हो जाने तक दान करता था। कितना दानी व्यक्ति था। शरीर के ऊपर जितने भी उसके आभूषण थे पूरे खत्म ना हो जाए तब तक वो दान करता था। एक बार दान कर दिया तो दूसरी बार और जीतता और पहनता, और जब ये दान की प्रक्रिया चलती और जब तक उसका जो शेष कोई आभूषण ना रहे तब तक वो दान करता रहता था। सुसंस्कृत साहित्यकार, अब इसको केवल लड़ाई झगड़े या न्यायिक कार्य ही नहीं करने होते थे, ये बहुत ही जानकार और बहुत ही मेधावी, टैलेंटेड, प्रक्रमी राजा हुआ करता था। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाण भट्ट, का नाम बहुत ही फेमस है बाण भट्ट का। तो वो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे और कवि भी थे, जो हर्ष के दरबार में सभा बढ़ाते थे। इनके दरबार में ही ये, तो जो बाण भट्ट का संबंध है वो किससे, हर्षवर्धन से, क्योंकि उनके दरबार में वो दरबारी कवि थे। उनकी महान रचना हर्षचरित, किनकी रचना है ये अपने बाण भट्ट की। कादम्बरी संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है, हर्षचरित और कादम्बरी। संस्कृत का जो साहित्य बहुत बड़ा है, तो इसमें संस्कृत के साहित्य में अपना एक यूनिक स्थान ये रखती है। हर्षचरित और कादम्बरी ये रचना किसकी है, ये है अपने बाण भट्ट की। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी साहित्यकार थे। उन्होंने, अब ये जो स्वयं जो है वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने भी कई ऐसी रचनाएं की जैसे कि नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे थे। ये इनके नाटक हैं। नाटक को हम बोल सकते हैं नाटक प्ले, नाटक को हम बोल सकते हैं प्ले, जो प्ले होते हैं तो वो इन्होंने रचना की। कौन सा, नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। यहाँ पे नागनंद होता है ये। चलिए आगे हम देखते हैं। सम्राट हर्ष के समय की कई महत्वपूर्ण बातें हर्ष चरित्र से आज हमें जानने को मिलती है। तो हर्ष चरित्र भी क्या हो गया, ये हमारे इतिहास को जानने का एक स्रोत हो गया, इतिहास को जानने का स्रोत हो गया। हम आगे देखते हैं। ये हम यहाँ पे हर्ष के जो साम्राज्य था, हर्ष का जो राज्य था, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा का हिस्सा है, यहाँ से उसने शुरुआत की थी हर्ष ने, यहाँ से उसने शुरुआत की थी। और धीरे 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 कन्नौज, ये नेपाल की बॉर्डर, पाटलिपुत्र, बांग्लादेश, भूटान से होते हुए
ये अपने विंध्यन, यहाँ पर ये जो एरिया है वो विंध्यन का था, जहाँ पे उसकी बहन राजश्री सती होने वाले थे। वल्लभी गुजरात सौराष्ट्र से लगाकर कच्छ का रण, ये पूरा एरिया पर उसने अपना शासन जमा लिया था। ये पूरा अपना यहाँ पे इसका शासन है, इसका साम्राज्य है। यहाँ पे चालुक्य है, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र देखा था कि पुलकेशिन द्वितीय था, उससे ये आगे बढ़ रहा था, यहाँ से इसको और आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा, लेकिन इसने इसको हरा दिया, तो यहाँ तक ये बढ़ नहीं पाया। ठीक है, वरना अगर ये पुलकेशिन द्वितीय या नहीं होता तो ये और आगे बढ़ जाता, क्योंकि पुलकेशिन के बाद में तो कोई ज्यादा, यहाँ पे हम देखते हैं दक्षिण में तो ज्यादा महत्वपूर्ण राजा नहीं थे, लेकिन पल्लव चोल चेर यहाँ पे कुछ आ जाते, लेकिन यहाँ तक हो जाता अगर ये चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय नगर नहीं होता तो। ठीक है, ये कामरूप का प्रदेश है, आसाम है, ये पूरा जोन, यहाँ पे ये जो जोन है वो आसाम का है, तो कामरूप की यहाँ से इन्होंने अपने संबंध जो है अच्छे रखे थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। नालंदा एक विद्यापीठ, नालंदा में एक विद्यापीठ है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हर्षवर्धन ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायता देकर देश विदेश में प्रसिद्ध दिलाई। नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ को आगे बढ़ाने के लिए, इसको समृद्धि देने के लिए, प्रसिद्धि देने के लिए इनका एक आचार्य थे शीलभद्र, उनको उन्होंने सहायता प्रदान की कि इस जगह को और बढ़ाओ और यहाँ पे जो शिक्षा है वो संपूर्ण हमारे साम्राज्य में देश विदेश में फैला दो, क्योंकि ये जो है नालंदा विद्यापीठ ये बहुत ही उस समय का एक प्रसिद्ध विद्यापीठ था। नालंदा विद्यापीठ के रख रखाव के लिए उन्होंने 100 जितने गांव दे दिए थे, बराबर, इसकी मेंटेनेंस के लिए है ना, उसने 100 गांव दान कर दिए थे। लोहा, सोना, स्वर्ण को सोना कहते हैं, पारा, लिड, जो लिड होती है मेटल है उसको पारा बोलते हैं, कि भस्म का औषधीय उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्री नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही थे, जो ये हमें लोहे के बारे में, लिड के बारे में, सोने के बारे में, जो भस्म की जो भस्म का औषधीय उपयोग करते थे, इनका मेडिकल जो ट्रीटमेंट बताए थे वो थे हमारे नागार्जुन, एक बहुत बड़े केमिस्ट्री प्रोफेसर थे ये। तो इनका जो संबंध है वो नालंदा विद्यापीठ से ही, ये यहीं से निकले। ठीक है, ये यहाँ हम देख सकते हैं ये नालंदा विद्यापीठ है। इसकी कुछ खास बातें आपको जानने की योग्य है कि नालंदा विद्यापीठ में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। दरबार में एक गेट होता था, उस गेट पर कुछ क्वेश्चन दरबारी पूछता था, उसको उत्तीर्ण करना पड़ता था। जब आप ये पास कर लो या फिर कुछ सवालों के जवाब दे दो तभी आपको अंदर एंट्री मिलती थी, अन्यथा आपका प्रवेश प्रतिबंध रखा जाता था। नालंदा विद्यापीठ में रहने, खाने, शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था जो थी वो एकदम निःशुल्क रहती थी, उनसे पैसा नहीं लिया जाता था। नालंदा विद्यापीठ के भव्य और समृद्ध पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। भव्य विद्यापीठ लाइब्रेरी थी, उसका नाम था धर्मगंज। आगे देखते हैं हम। अभी तक हमने देखा कि शासन में क्या होता था, प्रशासन कैसा था। अब हम उनके लोगों का जीवन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनके लोग जो प्रजा थे उनकी क्या दशा थी, क्या दिशा थी। तत्कालीन नगर, उस समय के जो नगर और गांव के चारों तरफ किले बंदी की जाती थी। जो गांव था उसके चारों तरफ ये किला बंदी की जाती थी, ये इसका राज्य है, बराबर। ये कोई भी ऐसा प्रोविंस होता था तो चारों तरफ ये किले बंदी कर ली जाती थी। सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता था। उसमें प्रवेश के लिए बड़े बड़े दरवाजे रखे रखे जाते थे, ये रोड रोड हम देख सकते हैं। तो मान लो ये एंट्री गेट है तो यहाँ पे बहुत बड़े दरवाजे हुआ करते थे। समाज में मुख्य 4 वर्ण भी होते थे, 4 जो सामाजिक वर्ण जो अभी भी हमारे पास विद्यमान है, तो ये सामाजिक विद्यमान 4 वर्ण हुआ करते थे। पर्दा प्रथा, अंतर जातीय विवाह प्रचलित नहीं थी। अब हम देखते हैं कि जो आज घूंघट की जो प्रथा है, अंतर जातीय जो एक कास्ट का दूसरी कास्ट के साथ जो, अभी मान लो ए कास्ट है, ये बी कास्ट है, तो इसके साथ में पहले जो एंगेजमेंट होता था, शादी विवाह जो होता था वो बंद था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। सती प्रथा, बाल विवाह
बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। अब ये लोगों के विषय में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो हर्ष चरित्र नामक किताब से हम प्राप्त करते हैं। तो उस समय हम देखते हैं कि सती प्रथा थी, जो सती के बारे में जो बताया मैंने। बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी हो जाती थी। बहुपत्नी यानी कि एक पत्नी से ज्यादा पत्नियां रखी जाती थी। ऐसी कुछ सिस्टम जो थी वो शुरू हो चुकी थी। लोग भोजन दूध और उसकी बनावटी उससे बनावटों के उपरांत गेहूं, चावल, फल और साग सब्जी का खूब इस्तेमाल करते थे। लोग जो थे वो सादा, सफेद और स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। पुरुष जो है वो धोती पहनते थे और जो स्त्रियां थी वो साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में फूल मालाएं, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश हुआ करता था। मनोरंजन में अब एंटरटेनमेंट के लिए भी उन्हें कुछ चाहिए था, तो एक कुछ मेन जो गेम्स थे उनका था एक शतरंज और एक चौसर। नट और मदारी गांव में घूम घूम कर लोगों का एंटरटेनमेंट मनोरंजन करते थे। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। भारत की जो जनता थी उनका जो मुख्य जो व्यवसाय था, धंधा था, उनका कृषि था, खेती करना और पशु का पालन करना, जो जानवर है उनको पालना। जमीन जो थी, जमीन महसूल का मतलब होता टैक्स। जमीन का जो टैक्स लगता था उस समय वो 1/6 या 1:6 लगता था। उत्पादन का छठा भाग जितना भी नहीवत लिया जाता था, ये रेगुलरली लिया जाता था। आंतर और बाह्य व्यापार वेश्यों के हस्तक था। वेश्य जो थे वो ट्रेडर थे। इनको हम व्यापारी लोग बोल सकते हैं। तो ये आंतर और बाह्य मतलब इंटरनल यानी कि स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर ये ट्रेडिंग इनके हाथ में थी। व्यापार और चीज वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ बंदरगाह, वर्तमान में इसे भुज के नाम से जाना जाता है। तो भुज का जो पुराना जो नाम है वो है भृगु कच्छ। यहाँ तक यानी कि पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र को क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र जो है वो अपना पटना है। पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था उस जमाने में। तो और भरूच को भृगु कच्छ, ये बंदरगाह थे। यानी कि पाटलिपुत्र आपका बिहार में आ गया और ये जो स्थान है अपना भृगु कच्छ, वो बंदरगाह अपना भरूच में। यहाँ से इनका व्यापारिक गतिविधियां शुरू होती थी। यहाँ से एक्सचेंज, यहाँ से इनकम आउटपुट, ये जब चलती थी ये चीजें तो सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी। सब ये जो खर्चा कौन करेगा? राज्य की तरफ से करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट भी उनके वहाँ पे हुआ करते थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें। तो ये सब वहाँ पे हुआ था। आगे देखते हैं हम। व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्कों का चलन था। व्यापार विनिमय यानी कि मैंने कुछ मान लो अनाज खरीदा किसी व्यापारी से, बी व्यापारी से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इससे अनाज लिया तो बदले में मैं इसको पैसे दूंगा, लेकिन कुछ मैं इसको चीजें भी दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास चावल है तो वो मैंने दे दिए, इसके बदले मैंने गेहूं ले लिए। तो ये एक्सचेंज व्यापार विनिमय कहलाता था। जब पैसे की जो शुरुआत नहीं हुई थी तब ये प्रक्रिया चलती थी। तो ये भी उस जमाने में सोने चांदी से की जाती थी, जब ये नोट नहीं थे, करेंसी मौजूद नहीं थी, मुद्राएं मौजूद नहीं थी, तब ये सोने चांदी से इनका चलन हुआ करता था। गहनों, मूर्तियों, हाथी दांत, इमारती लकड़ी का घर में उपयोग संबंधित कुछ सामान बनाकर निर्यात भी किया जाता था। व्यापार का परिणाम भारत की तरफ झुकाव होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। बहुत ज्यादा उस समय हमारी समृद्धि हो रही थी, यानी कि प्रोग्रेस बहुत ही बड़ी थी। हर्षवर्धन के युग में और उसके युग के दौरान रोम रोम जो है वो इटली में स्थित है। यहाँ से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला जा रहा था। हाँ, हम देखते हैं कि रोम जो है वो इटली में है और यहाँ के जो लोग थे व्यापार करने के लिए आते थे, या फिर यहाँ की जो वस्तुएं वहां पर भारत से रोम को भेजी जाती थी, तो उसके बदले में जो है ना खूब सारा सोना आता था। बराबर। हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में सर्वधर्म सद्भाव की भावना भी बढ़ रही थी उस समय। किस समय? अपने हर्षवर्धन के काल में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट विचार करना है। यहाँ पे लिखा है कि हर्ष के समय प्रजा में कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, जैसे सत्य प्रथा, बाल विवाह हमने देखा। आज भारत में
कौन कौन सी कुप्रथा आज जो है, अब उनका जो उस जमाने में जो चल रही थी उसको हम यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अभी चल रही है कि नहीं चल रही, तो उसका हम देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। साथ में वर्तमान समय में मनोरंजन के कौन से साधन थे, जैसे कि वहाँ पे शतरंज खेला करते थे लोग, तो यहाँ पे अभी क्या क्या है, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, तो ये हम कंपेरिजन कर सकते हैं, जान सकते हैं, विचार कर सकते हैं। प्राचीन समय में नगर के चारों ओर किलेबंदी क्यों की जाती थी, ये जो मैंने किलेबंदी का बताया, तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से किया जाती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको विचार करना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, यह हम देखते हैं, आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये सब हमें किस तरह से पता चलता है। इसका जवाब तो यहाँ पे है, एक चीनी यात्री की देन दिनी के आधार पर। चीनी यात्री था वेन्सांग, वेन्सांग जो था, यहाँ पे भी है आता है, तो हम देख सकते हैं ये हर्षवर्धन के काल में था, है वेन्सांग। तो ये जो चीनी यात्री है वो आया था चीन से भारत की ओर। और कैसे आया था, उस समय तो ना कोई एरोप्लेन थी, तो उस समय जो शिप्स जो चलती थी उनके जरिए वो आया यहाँ पे, उसने भारत की यात्रा की, और अपनी जो भी यात्रा के वृत्तांत में जो भी उसे महसूस किया, अनुभव किया, उसने यहाँ पे इसको लिख डाला। तो इसकी जो पांडुलिपियां है, ये जो उनके स्रोत हैं, वो हमारे इतिहास के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, तत्कालीन लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो विश्वास थे, स्थिति है, उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ये हैंसंग है यहाँ पे, तो उसने कौन कौन सी यात्रा, कौन सी जगह पे यात्रा की, ये सारा वर्णन यहाँ पे देख सकते हैं। गांधार, तक्षशिला, कश्मीर, मथुरा, भरूच, पाटलिपुत्र, ये अलग अलग जगह जहाँ जहाँ पे भी वो जाता था। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि उसने उत्तर में तक्षशिला से, उत्तर में दक्षिणा, उत्तर में तक्षशिला से दक्षिण में उसने कांचीपुरम तक, और फिर यहाँ जो अभी हम देख सकते हैं ये ईरान है यहाँ पे, तो ईरान से लगा के ब्रह्मपुत्र के घाटियों तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से भी पूर्व तक उसने यात्रा की। यानी कि सारी जगह पे भारत के सभी हिस्सों पर उसने यात्रा की, और यहाँ से उसे जो भी जानकारी मिली उसने दर्ज की। यही पांडुलिपियां हम यहाँ देख सकते हैं कि नष्ट हो चुकी उसकी, कभी उसको जब यात्रा के दौरान में कभी कई बार नदियों में डूबना पड़ा, तो उसकी पांडुलिपियां पानी में गिर गई, कई ऐसी हालत उसकी भी हुई थी। तो लेकिन कुछ सुरक्षित जो पांडुलिपियां है उसके द्वारा जो लिखी गई है, तो उसके जरिए हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देख सकते हैं ह्वेनसांग के बारे में। तो ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के समय काल में एक चीनी यात्री था जो भारत में आया था। बौद्ध धर्म की इसको बहुत बड़ी रुचि थी, बराबर, ये चीनी यात्री ह्वेनसांग को बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा रुचि थी। तो उसको उसका अध्ययन करने के लिए ह्वेनसांग ने 5 साल तक नालंदा विद्यापीठ में रहा वो, और फिर उसने इसकी स्टडी की, अध्ययन किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जानिए कि 15 साल तक ह्वेनसांग ने भारत के अलग अलग भागों में घूमकर हमारी समाज की, राजनीति की और धार्मिक परिस्थिति का उसने वर्णन किया। 645 ईस्वी में वह मध्य एशिया के रास्ते चीन वापस लौट गया। वह कई पुस्तकें, अवशेष, मूर्तियां साथ में लेके गया। यही पुस्तकें उसने पढ़ी, अपने साथ लेके गया, कुछ अवशेष थे, अवशेष यानी पुराने जो चीजें थी वो भी साथ में लेके गया, और मूर्तियां भी। उससे पहले सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग की छठी बौद्ध धर्म परिषद में भी उसने अपनी हाजिरी दी थी। जो हर 5 साल में जो प्रयाग में उसने, हर्षवर्धन ने जो कार्यक्रम शुरू किया था, तो जो छठी जो कार्यक्रम थी उसमें भी ये आ गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एनसंग ने लिखा है कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ हुआ करते थे। प्रजा जीवन सादगी में था, सात्विक था, अत्यंत सुखी था, सदाचारी और न्याय तथा सत्य पर आधारित था लोगों का जीवन। ये इसकी पुस्तक से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। छल कपट या फिर वचन भंग का तो पाप कर्म समझा जाता था, कोई अगर धोखा दे देना तो वो पाप माना जाता था, लेकिन इसके भाई के साथ धोखा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं वाटापी, वाटापी जिसे हम हिंदी में वातापी बोलते हैं। ये जो है ये भी एक महान स्टेट था, नगर था। वाटापी जो थे वो दक्षिण भारत में था।
इस समय दक्षिण भारत में राजा हर्ष जैसा एक पराक्रमी राजा और हुआ था, जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। वे राजा पुलकेशी द्वितीय था। ठीक है, राजगद्दी तक की सफर, अब इसके बारे में हम देखते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य, सोलंकी, जो चालुक्य है वो दो भागों में बंटा था, एक वेंगी का चालुक्य, एक सोलंकी चालुक्य। तो ये जो चालुक्य थे वो अपने सोलंकी वंश के आधार पर थे, सोलंकी डायनेस्टी थी। तो ये वाटापी नगर, जिन्हें हम बादामी बादामी भी के नाम से भी जानते हैं, बादामी और वाटापी एक ही नाम है, अलग अलग नाम से इनको जानते हैं हम लोग। ये जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटका में है, यानी कि दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है। इसमें राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। ये जो राजा है वो यहाँ पे वाटापी में अपनी राजधानी को स्थापित करता है और अपना शासन शुरू करता है। उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहां का बलशाली राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है घोड़ों वाला यज्ञ। इसमें क्या होता था कि एक राजा जो है वो एक घोड़ा छोड़ देता था। अब वो घोड़ा जिस जगह पे जाता था वो सारा इलाका उस राजा के नाम से हो जाता था। यानी कि ये सारी जगह पे जहाँ जहाँ घोड़ा गया, घोड़ा घूमा, तो वहां पे सारा जो चीज है, सारा जो एरिया है वो राजा के वश में हो जाता था। अगर मान लो कोई दूसरा राजा है, इसने यहाँ पे मान लो ये बी राजा है, ये राजा ने यहाँ पे भेजा है घोड़े को, तो यहाँ बी राजा ने इसको रोक दिया। तो अब ये बी राजा को इस ए राजा से, जिसने भेजा है, उससे संघर्ष करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। अब ये जब हार जाता था तब तो वो घोड़ा इसी का हो जाता था, और ये घोड़ा जहाँ जहाँ भी आया वो इसका हो जाता था। लेकिन ये कौन करता है, ये अश्वमेध यज्ञ कौन करता है, जो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होता था। तो ऐसी नौबत कभी आती नहीं थी। तो ये घोड़ा सारे स्टेट पे घूम के, सारे जगह पे घूम के वापस इसके अंदर आ जाता था। अब ये पूरा जो एरिया है वो इस ए राजा के अंडर में आ जाता था। आगे देखते हैं। तो ये किसने किया था, पुलकेशी प्रथम ने किया था, पुलकेशी द्वितीय ने नहीं किया था अभी। ठीक है, तो पुलकेशी द्वितीय ने इतना किया था कि उसने हर्ष को हराया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। उसके ध्वज में वराह अवतार का चिन्ह था। उसका जो झंडा था उसमें वराह अवतार विष्णु का अवतार है, बराबर। तो उसका इसमें चिन्ह हुआ, लोगो हुआ करता था। पुलकेशी प्रथम के बाद उसका पुत्र कीर्ति वर्मा गद्दी पर बैठा था। कीर्ति वर्मा पुलकेशी द्वितीय का एक पुत्र था। तो वो इनके शासन के बाद में वो गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद उसका भाई जो है मंगलेश, वो राजा बना, जिससे जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनाया। इसने मंगलेश जो राजा बना था, उसने वातापी में एक नमूनेदार विष्णु मंदिर भी बनाया था। यानी कि अब विष्णु धर्म का जो है वो प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद, अब मंगलेश के बाद में सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठ गया। सत्याश्रय पुलकेशी, यानी कि मंगलेश के बाद में ये राजा बना पुलकेशी द्वितीय। अब हम आगे देखते हैं पुलकेशी द्वितीय के बारे में। ये है राजा पुलकेशी द्वितीय, जिसने 610 से 642 तक शासन किया। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 साल तक राज्य किया। ये राजा खूब प्रतापी था और एकदम योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते, बाहुबली की तरह। उसने पहले लाट, यानी कि जो दक्षिण गुजरात में है, फिर बाद में गुजर, जो उत्तर भारत में राज्य करते थे, ये कुछ ट्राइबल्स थी, उसको जीत डाला था। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में वेंगी प्रदेश जो था, उस पर भी विजय उसने प्राप्त कर ली थी। आंध्र प्रदेश भी इसके अधिकार में आ गया। अब आंध्र प्रदेश जो कर्नाटका के पूर्व में स्थित है, तो वो भी उसने जीत लिया। आंध्र प्रदेश जो है वो, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक, और आंध्रा जो है इसके जस्ट उत्तर उत्तर पूर्वी में स्थित है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु, और ये है आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश में भी इसने अपना अधिकार जमा लिया। तो ये जो छोटा सा प्रदेश है, यहाँ हम देख सकते हैं ये केरल है। ठीक है, तो ये जगह पर उसने अपना आधिपत्य अधिकार जमा लिया। राजधानी वाटापी को उसने उसमें खूब सारे मंदिर बनाए थे। अपनी जो राजधानी वाटापी थी उसमें बहुत सारे खूब सुंदर सुंदर मंदिर भी उसने बनाए थे। यानी कि स्थापत्य कला भी इसको बहुत ज्यादा पसंद थी। निर्माण कार्य, भवन निर्माण कार्य को स्थापत्य या फिर स्थापत्य शैली कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ हम देख सकते हैं ये अजंता की गुफा है। जब कनौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा करके आगे बढ़ता गया, तब दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को उत्तर की तरफ बढ़ा रहा था।
जब ये हर्षवर्धन जो जब ये पंजाब में शासन कर रहा था थानेश्वर में, तो ये भी अपनी सेना का अभियान यहाँ पे नीचे दक्षिण की तरफ बढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक राजा था पुलकेशी द्वितीय, ये अपने जो सेना अभियान को आगे बढ़ा रहा था। तो ये दोनों में आगे जब बढ़ रहे थे तो टकराव तो होना ही है। ठीक है, इस टकराव का बहुत भयंकर परिणाम ये हुआ कि ये जो है हर्षवर्धन का राज्य से हाथ धोना पड़ा था। ये हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और विशाल युद्ध हुआ। नर्मदा जो नदी है उसकी घाटियों के पास में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया। हर्ष जो है हर्षवर्धन बहुत बड़ा महान राजा था, लेकिन पुलकेशी द्वितीय से हार गया। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई थी। हर्ष पुलकेशी विग्रह से कनौज का साम्राज्य नर्मदा तक आकर रुक गया। अब ये सिमट गया, उसका जो है हमने देखा कि वो इसका स्थान जो है वो कम हो गया था। पुलकेशी द्वितीय वीर था, उसकी उसी तरह कला का भी एक बहुत बड़ा शौकीन था। उसी समय उसके समय में प्रतापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ था। अजंता की गुफाओं के कई जग प्रसिद्ध भित्ति चित्र यानी रॉक पेंटिंग, जो रॉक पेंटिंग थी तो वो उस समय बने थे। कब? पुलकेशी द्वितीय के दौरान। हम आगे देखते हैं, हैंसुआंग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में भी पहुंच गया था। ये हर्ष के उससे भी मिला और हैंसुआंग जो है वो अब पुलकेशी से भी मिल गया। उसके वैभव की हैंसुआंग ने खूब बड़ाई की थी। इतना वैभव यानी शक्ति, उसकी शक्ति प्रदर्शन। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे, हिंदू धर्म अपनाते थे और इस समय बौद्ध धर्म थोड़ा मंद पड़ गया था, थोड़ा धीरे हो गया था। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव अब बढ़ने लगा। जैन धर्म जो है वो आगे श्वेतांबर और दिगंबर में दो बढ़ गया था, तो अब ये दिगंबर का प्रभाव ज्यादा हो गया था। हम आगे देखते हैं, हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे। ठीक है, ये एक समय के राजा थे, एक ही टाइम था इनका दोनों का, 7वीं शताब्दी और बी का भी 7वीं शताब्दी। यानी कि ए में हम देखते हैं हर्षवर्धन और यहाँ पे पुलकेशी, तो इनका एक ही पीरियड था, 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी। परंतु हर्ष कुछ युद्धों के बाद मन मार कर बैठ गया। उसको जब विजय मिलती रही तब तो वो बढ़ता गया, लेकिन जब हार गया तो मन मार के बैठ गया। पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के साथ कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हो गई 642 में। हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 वर्ष बाद में हुई। हर्षवर्धन जो है वो उससे 5 साल बाद में मरा, लेकिन 642 में पुलकेशी द्वितीय इसको जीतने की, लड़ाई करने की बहुत उत्कंठा रहती थी। यानी कि जब एक ही काम को आगे आगे बढ़ाते जाते थे वो, तो बिना थके वो आगे बढ़ता था। तो एक बार उसको तो इसका सामना करना ही पड़ा, मौत का। लेकिन ये हर्षवर्धन है उसके 5 साल बाद में। प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट था। कौन? पुलकेशी द्वितीय। चलिए अब ये कुछ स्वाध्याय है जिसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपको करने हैं। हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के राज्य विस्तार वाले नक्शे का अध्ययन करके उसके क्षेत्र के मुख्य नगर जो है वो और मुख्य जो नदियां है वो आपको पता करनी है। हम यहाँ पे ये जो हैंसैंग है इसकी जो यात्रा वृत्तांत है इससे हम पता कर सकते हैं। गांधार, तक्षशिला, कश्मीर, कनौज, ये बहुत ही कांचीपुरम नगर थे। गंगा यमुना उज्जैन, गंगा यमुना भरूच, गंगा यमुना कृष्णा, गोदावरी, ये अपने यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, ये कुछ नदियाँ थी। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, पुलकेशी द्वितीय और हर्ष दोनों व्यक्तित्व में क्या अंतर था? अंतर क्या था? ये दोनों अहिंसा प्रिय थे, क्या थे? तो उसके बारे में तो कुछ बेसिक्स हमें अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम लगाएंगे। मैनसंग अपने साथ पुस्तकें, अवशेष, मूर्तियां क्यों चीन लेके गया? हर्षवर्धन ने सत्ता प्राप्त करते ही किसे मुक्त कराने की योजना बनी थी? अपनी बहन को। सम्राट हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना की थी? पुलकेशी द्वितीय के समय में किन गुफाओं का निर्माण हुआ? चलिए अब हम कुछ मेन क्वेश्चन देखते हैं।
हर्ष पुलकेशी को क्यों नहीं हरा सका? हर्ष जो है वो हार गया था पुलकेशी द्वितीय से। क्यों हार गया, उसके पीछे क्या कारण थे, वो आपको बताएंगे। एक राजा के रूप में उत्तम उत्तम कौन, हर्ष या पुलकेशिन द्वितीय, कौन सा राजा उत्तम था? हर्ष और पुलकेशिन दोनों वीर थे, तो आपस में क्यों लड़े थे? अगर दोनों वीर थे तो आपस में क्यों लड़े थे? दोबारा दोनों के बीच क्यों लड़ाई नहीं हो पाई? नालंदा विद्यापीठ और वर्तमान विद्या स्कूलों में संकुलों में वर्तमान विद्या संकुलों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, तो हमें पता करना है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।